जी नमस्कार साथियों। आज आपको हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के साझा हुए हैं और आज दिनांक आपको पता है 10 फरवरी। आज 10 फरवरी है और समय हो चुका है रोज की तरीके से, तो सभी लोग जुड़ गए हैं। आज जितने भी हम प्रश्न लेंगे सभी प्रश्न मौर्य काल के लेंगे। मौर्य काल के जो भी प्रश्न हैं वही लेंगे। मौर्य काल के प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सम्मिलित प्रश्न हैं वो उन्हीं को हम लेंगे। विजय राजपूत ने बहुत ही अच्छे ढंग से सारे प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट करके, देखिए आपके सामने ये लिखा भी है मौर्य काल, और देखिए बगल में मेरा फोटो भी कितना साफ लगाया है। तो ये जो मौर्य काल के क्वेश्चन है तो इन्हीं क्वेश्चनों पर हम आज वार्ता करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीका धुआंधार। चलिए एक एक प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पर बहुत कायदे से। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, बिना वक्त गंवाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश पूछा गया है, मौर्य काल, कुषाण और गुप्त और कर्ण। तो बताइए सबसे राजवंश की बात की गई, जल्दी से बताइए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो यहाँ पर बनेगा मौर्य। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है दिए गए ऑप्शनों में से। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नोक्त निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? शासक नहीं था। अजातशत्रु, ठीक है, और बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए मौर्य वंश का शासक इनमें से कौन सा नहीं है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर यहाँ पर अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। आप सब लोगों को पता है, मैं अजातशत्रु के बारे में बता चुका हूँ कई बार। तो आप लोग बताइए बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद अजातशत्रु किस वंश का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? समकालीन मतलब उसी टाइम, और कौन लेखक थे अर्थशास्त्र के समय? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनके समकालीन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है वैसे? अर्थशास्त्र तो लिखा है कौटिल्य ने, तो कौटिल्य के समकालीन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। तो बताइए राइट आंसर 3 का दिमाग से पढ़ के क्या बनेगा। देखिए आपको पता है कि कौटिल्य ने, जो चाणक्य थे, चाणक्य ने किसको अपना मतलब मंत्री, खुद मंत्री बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो ये क्या हो गई? समकालीन हो गए, वाजिब सी बात है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, ठीक है, और चाणक्य ने ऐसी कोशिश की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? घनानंद के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा या बिंबिसार के द्वारा या पुष्य मित्र के द्वारा? अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर बताइए 4 का क्या बनने वाला है? 4 का राइट आंसर जल्दी से बताइए सभी लोग। कुछ लोगों के आंसर आ भी रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा कौटिल्य। क्या बन जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, आपको पता ही है कौटिल्य यानी कि चाणक्य। अच्छा एक बात और बताइए, अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है? अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है? सुनो ध्यान से अब अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा देखिए। अर्थशास्त्र में राजनीति व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ऐसा बिल्कुल बात दिमाग ना लगाएं कि अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स है। यहाँ अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर राजनीति के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? राजनीति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, राइट। अच्छा अब कुछ पॉइंट देखिए अलग से यहाँ पर समझ लो, कुछ पॉइंट यहाँ पर अलग से समझिएगा ध्यान से। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, ऐसा कहा जाता है कौटिल्यकृत है अर्थशास्त्र। सुने ध्यान से। कौटिल्य का मूल नाम, कौटिल्य का जो मूल नाम था विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या माना जाता है? कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य माना जाता है। कौटिल्य का अगर आपसे इनका वर्ण पूछ लिया जाए तो इनका वर्ण कौन सा हो जाएगा? इनका वर्ण हो जाएगा ब्राह्मण। वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए, चाणक्य के पिता का नाम, विष्णुगुप्त के पिता का नाम, कौटिल्य के पिता का नाम, तो इनका सब तीनों एक ही जैसे नाम है, एक ही व्यक्ति है। तो पिता का नाम हो जाएगा चाणक्य। पिता का नाम क्या हो जाएगा? पिता का नाम हो जाएगा चाणक्य, चावड़ा और का चड़क। माता का नाम हो जाएगा चढ़ेश्वरी। कौटिल्य की माता का नाम चढ़ेश्वरी, जबकि इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। पत्नी का नाम यशोमती था। तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के बारे में जल्दी से सुने। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था तथा इनका अन्य नाम चाणक्य था। इनका वर्ण ब्राह्मण था। इनके पिता का नाम चड़क, माता का नाम चढ़ेश्वरी और पत्नी का नाम यशोमती था। और इन्हें कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या ज्ञान से संबंधित थे? बताइए चाणक्य ने किस जगह पर
अध्ययन कार्य किया है, किस जगह पर अध्ययन कार्य किया है बताइए। तक्षशिला या फिर नालंदा या फिर विक्रमशिला या फिर वैशाली। 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? 5 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा तक्षशिला। तक्षशिला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसमें क्या है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने और बिंदुसार ने। तो बताइए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ए। क्या बनेगा? यहाँ पर ए आंसर बनेगा। तो आज हम टोटल 33 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि समय कम है इसीलिए 33 क्वेश्चन लेंगे आज हम। चलिए, और आज 10 फरवरी है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं आपको ये डेली सीरीज कराता हूँ। और एक बात ध्यान दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना चारों तरफ शेयर करिए, सभी लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि हम लोग मिलके अगर कोई काम कर रहे हैं, हम और विजय राजपूत, तो आपका भी इतना उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी इस श्रेणी को थोड़ा सीरीज को उन स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो इसके लिए ज़रूरतमंद है, जैसे कि पुलिस है, लेखपाल है, और भी एग्ज़ाम है SSC के, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? कौटिल्य था, सेल्यूकस निकेटर था, मेगास्थनीज था, या फिर जस्टिन है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। 7 का क्या बनेगा? 7 का राइट आंसर। तो कौन भेजा गया था? मेगास्थनीज भेजा गया था। कौन भेजा गया था? मेगास्थनीज। तो 7 का राइट आंसर बना है ये मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? सिकंदर था या मेगास्थनीज था? सिकंदर था या मेगास्थनीज था? चलिए इन दोनों में बताइए आंसर क्या बनेगा, सिकंदर या मेगास्थनीज। मौर्य दरबार ग्रीस में राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार के ग्रीस के राजदूत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मेगास्थनीज है। क्या राइट आंसर बनेगा? मेगास्थनीज बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ऊपर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 9 है। ये निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है? किस विदेशी यात्री ने? वैन सेंग ने किया है, या फिर मेगास्थनीज ने किया है, इत सिंह ने किया है, या फिर फयान ने किया है? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है? तो 9 का राइट आंसर। ये 9 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। विदेशी यात्री की बात हुई है, यहाँ पर चीनी यात्री की बात नहीं हुई है। तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर। क्या बनेगा राइट आंसर? मेगास्थनीज बनेगा। 9 का वी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिका किसने लिखी है? इत सिंह ने, मेगास्थनीज ने, फायान ने और ह्यून सेंग ने। इंडिका बताइए किसने लिखी है? 10 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? 10 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वी। इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, या श्रवण बेलगोला में? बताइए। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी, यानी कि श्रवण बेलगोला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? बिंबिसार या अशोक या बिंदुसार या विष्णुगुप्त? बताइए राइट आंसर। 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? कौन बैठे थे यहाँ पर? ये बिंदुसार बैठे थे, बिंदुसार। 12 का राइट आंसर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सी बन गया। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आए गए हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, एक से एक बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनको आप दिमाग में सेट करते रहें, बाद में अपना हैंड नोट्स भी बनाएं इन्हीं क्वेश्चनों से। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? मतलब बिंदुसार का जब शासन चल रहा था, बिंदुसार का शासन चल रहा तो कहाँ अशांति थी? उज्जैनी में, या पुष्पलावती में, या तक्षशिला में, या राजगिरी, जो 16 महाजनपदों में एक, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज है। राजगिरी वो जगह है जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, आपको पता है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 13 का। 13 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर तक्षशिला। क्या बनेगा? तक्षशिला में क्या थी? अशांति थी तक्षशिला में, जब बिंदुसार का शासन चल रहा था। ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन 2014 में पूछा गया SSC में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? स्वर्णगिरी में, या तक्षशिला में, या उज्जैन में, या तोसाली में? तो 14 का राइट आंसर बताइए। देखिए, जहाँ अशांति होगी वहीं तो भेजेगा ना, तो ये राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर तक्षशिला बन जाएगा। राइट आंसर तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में ऐसे हुआ कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शिनी था? देवनाम प्रिय प्रियदर्शिनी था,
तो 15 का राइट आंसर बताइए आप। ऑप्शन आपको ऊपर दिखाते हैं 15 के, यहाँ पर देखिए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, गौतम बुद्ध है और भगवान महावीर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी की उपाधि ये अशोक की है, ठीक है। तो ये अशोक का नाम है, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में आपको मैंने बहुत सारा बता ही दिया डिटेल कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई कुशीनगर में। कुशीनगर के राजा मल्लो ने उनका वहीं अंतिम संस्कार किया। 563 ईस्वी में इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ठीक है। चलिए, तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, इस बात को जाने रहिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 है। यहाँ पर लिखा है देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर अशोक है या फिर समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन है। तो बताइए राइट आंसर। अभी ऐसा क्वेश्चन हम डिटेल कर चुके हैं 16 जैसा। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अशोक की उपाधि है देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को या फिर कनिष्क को। शिलालेखों का जनक किसको कहा जाता है? 17 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। शिलालेखों का जनक किसको कहा जाता है? शिलालेखों का जनक यहाँ पर अशोक को कहा जाता है, क्योंकि अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुँचाने का प्रयास शिलालेखों के माध्यम से किया था। अशोक एक ऐसा शासक है जिसने अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने का प्रयास किसके माध्यम से किया था? शिलालेख से। इसको ये प्रेरणा किसने दी थी? डेरियस शासक था फारस का, उसी ने दी थी, जिसको दारा प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप थोड़ा जाने रहिए, ठीक है। अच्छा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? किस लिपि में खुदे हुए हैं अशोक के शिलालेख? मगधी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, पाली लिपि में और देवनागरी लिपि में। तो वैसे 4 लिपियों में मिलते हैं अशोक के शिलालेख, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट आंसर बताइए। जब परीक्षा में ये पूछा गया था तो वहाँ पर आंसर इसका ब्राह्मी माना गया था। तो इसीलिए कहते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है सबसे प्राचीनतम लिपि। इसी से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। पाली लिपि नहीं है, पाली भाषा है, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध अपना भाषण देते थे वो किस भाषा में? पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था? 1810 हेनरी स्मिथ ने, 1787 जॉन टावर ने, 1825 चार्ल्स मेटकाफ ने, 1837 जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर बताइए। 19 का क्या बनेगा? 19 का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 1837 जेम्स प्रिंसेप। 1837 जेम्स प्रिंसेप बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया? किस प्राकृतिक नहीं है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? अर्धमागधी, शूरसेनी और मगधी और अंगिका। तो राइट आंसर बताइए 20 का क्या बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा अर्धमागधी। राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? अर्धमागधी बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? मतलब अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी, भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? तीसरी बौद्ध संगीति से, या कलिंग युद्ध से, या उसका बौद्ध धर्म को अपनाना, या सीलोन को उसका मिशनरी भेजना, सीलोन को उसका मिशनरी भेजना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए 21 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी बनेगा। अब देखिए, ऐसा उल्लेख आपको जल्दी से हर बुक में नहीं मिलेगा। अब इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति भारी परिवर्तनों से किस घटना से आया? मतलब उसकी प्रशासनिक जो युद्ध की नीति थी, कलिंग युद्ध में अशोक की युद्ध की नीति बदल गई थी बुद्ध में। किस में बदल गई थी? बुद्ध में बदल गई थी। मतलब बुद्ध को उसने अपने हृदय में व्याप्त कर लिया था, वो उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो ऐसा कलिंग युद्ध 261 BC में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध जो 261 BC में हुआ, तो ऐसा उसमें क्या हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। चलिए, इस स्टोरी को 2 मिनट में बहुत जल्दी से सुनिए शॉर्टकट में। देखिए, ऐसा कहा जाता है कुछ लेखों के माध्यम से कि जो अशोक थे, अशोक एक कलिंग की जो महिला थी, लड़की, उस लड़की से इन्होंने प्यार कर लिया। मतलब उस लड़की को देखा, बहुत ही लड़की खूबसूरत थी, तो ये उसके प्यार के चक्कर में पगला गया अशोक।
जब प्यार के चक्कर में पगला गया तो उसको लड़की अच्छी लगी, तो इसने कलिंग के राजा से कहा कि हम आपके यहाँ से कन्या से शादी करना चाहेंगे। तो कलिंग के राजा ने कहा, अरे ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे यहाँ की लड़की मेरे यहाँ के राज्य के ही लड़के से शादी करती है। तो उसने जब नकार दिया तो इसने कलिंग पर क्या कर दिया, कलिंग का जो युद्ध है इसने चढ़ाई कर दी। अशोक ने अपनी सेना ले जा करके, बहुत उसमें खून खराबा हुआ, बहुत युद्ध चला, कायदे से खून खराबा हुआ। और कलिंग में एक प्रथा थी, कलिंग में अगर महिला भी लड़ाई लड़ती थी, तलवार महिला भी चलाती थी, तो बहुत सारी महिलाओं को भी वहाँ पर सर अपना धड़ से हटाना पड़ा और इधर के भी सर धड़ से हटे। और लेकिन अशोक ने उसी सिर को काट दिया कलिंग के युद्ध में, जिससे वो प्यार कर रहा था, जिससे वो शादी करना चाहता था। तो इसीलिए ये पगला गया जब उसका सिर देखा। तो आगे चल के फिर इसने बस अब कहा कि हम युद्ध की नीति छोड़ देंगे, बुद्ध की नीति अपनाएंगे, जिसके लिए हमने तलवार उठाई थी और उसी को मैंने अपने हाथों से काट डाला। तो ये बात हुई, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के इनका हृदय परिवर्तित हो गया था और कलिंग की ओर से इनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। एकदम से अच्छा शासक बन गया, बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया और कुएं खुदवाए, लोगों से बहुत शालीनता भाव से जुड़े और अपने पुत्र और पुत्री को महेंद्र और संघमित्रा को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। और चारुमती के साथ खुद उसने बहुत सारे भ्रमण किए अशोक ने और प्रचार किया। तो ये स्टोरियाँ हैं, इनको आप लोग जानते रहें और समझते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलते हैं 21 के बाद 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, अभी मैंने डेट बताई थी, 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 240। ये क्वेश्चन मेरे घर पे नहीं बनते ना, हम घर पे बना के देते हैं। ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन जो पुराने पेपर होते हैं उन्हीं से डाउनलोड करके आपके सामने विजय राजपूत का पूर्ण रूप से योगदान के महत्वपूर्ण से, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो क्योंकि आप लोग अच्छे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ, युद्ध की नीति छोड़ करके बुद्ध की नीति अपनाई। चलिए नेक्स्ट देखिए 23। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस महाराजा ने अशोक के रूपांतरण का दर्जा दिया है, रूपांतरण को दर्ज किया है किस महाराजा ने, ठीक है। अच्छा, किस महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है, ठीक है, बताओ। रॉक एडिक्ट सेकेंड, रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट 6 और यहाँ पर रॉक एडिक्ट ये 10 और 3 13। तो बताइए 23 का राइट आंसर क्या बनेगा। ये कोई क्वेश्चन मेरे घर पे नहीं बनते और एग्जाम 2012 में आया भी है। 23 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा रॉक एडिक्ट, यहाँ पर 13, रॉक एडिक्ट 13 इसका राइट आंसर बना। देख लो क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पर क्या लिखा है। इसमें देखिए लिखा है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। युद्ध त्याग की घोषणा की मास्की राज्यादेश में, शिलालेख 13 में और शिला राजादेश 11 में, शिला राजादेश 10 में। तो ये किस शिलालेख में अशोक ने ऐसी बात की है, कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख, युद्ध त्याग की घोषणा मतलब किसमें युद्ध त्याग की घोषणा की है। 24 बताइए राइट आंसर। तो इसका जो 24 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, शिलालेख राजा जो देश है 13 वाला शिलालेख, इसमें उसने घोषणा की है ऐसी, ठीक है। ये चीज़ें बाद में मिली हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, स्तंभों के उत्पीड़ राजादेश पर, शिलाओं के उत्कीर्ण 13वें राजादेश पर, खुदाई में, या इनमें से कहीं नहीं। मतलब जो कलिंग युद्ध है वो कहाँ से पता लगा था हम लोगों को, कहाँ दिखाई पड़ता है, ये पूछा गया है। तो 15 का राइट आंसर बी, अभी आपने पढ़ा था शिलालेख पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश। कोई क्वेश्चन घर पे नहीं बना, देखिए ये एग्जाम यहाँ पर पूछा गया 2013 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी स्वशासन व केंद्रीयकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। राइट आंसर बताइए 26 का क्या बनेगा। 26 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र सबसे सही वर्णन निम्नलिखित कौन सा है, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ये राइट आंसर बना ए, ठीक है। और ये सब गलत है ऑप्शन, क्वेश्चन 2006 ने पूछा है। नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु को प्रभावित होकर बुद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्ध धर्म तो अपनाया था लेकिन किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के, विष्णुगुप्त से, उपगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से
या फिर बृहद रथ थे? 27 का राइट आंसर बताएं आप। इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर बी। क्या बनेगा राइट आंसर? यहाँ पर बनेगा बी, उपगुप्त इसका राइट आंसर बनेगा। क्या राइट आंसर बनेगा? उपगुप्त बनेगा। जितने भी लोग जुड़े हैं लाइव चैट में वो सब लोग अपना अपना नाम लिख के भेजें एक बार सही सही। आईडी से पता नहीं लग पाता है कौन की आईडी क्या है, अपना सब लोग नाम लिख के भेज दें सही सही। चलिए मैं देख ले रहा हूँ, सब लोग भेजते जाइए। चलिए 28 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई मौर्यकाल 28 में देखो क्या लिखा है यहाँ पर। 28 में लिखा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किस शासन के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? बताइए, समुद्रगुप्त या अशोक या चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो राइट आंसर 28 का क्या बनेगा? 28 का राइट आंसर बताओ। 28 का राइट आंसर बनेगा अशोक। अशोक बन जाएगा यहाँ पर, अशोक। ए माने नहीं शोक, जिसको कष्ट और दुख नहीं है उसे कहते हैं अशोक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क या अशोक या महाकश्यप उपाली या साबा कारनी? तो राइट आंसर बताइए 29। आप सब लोग समझ गए होंगे राइट आंसर। अशोक का जब चैप्टर चल रहा है तो अशोक ही होगा ये राइट आंसर, अशोक है यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 देखिए 30 नंबर। यहाँ पर क्या लिखा? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक कि वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वह पत्नी कौन सी थी? बताइए 30 का राइट आंसर। तो उनकी वो पत्नी कौन थी? कारुबाकी थी। कौन थी? कारुबाकी उनकी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था, कारुबाकी को प्रभावित किया था, ठीक है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर कारुबाकी बना। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कहाँ चला गया 31? हाँ ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र? तो 31 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या बनेगा? 31 का सबसे सटीक जो राइट आंसर, सीधी सी बात है, यहाँ पर राजतंत्र के बारे में पूछा गया है। राजतंत्र के बारे में पूछा गया कौन सा उपलब्ध है, किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो सीधा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में विवेचना है राजतंत्र के बारे में। जो अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम नहीं है, एक शासन से संबंधित बातें हैं अर्थशास्त्र में। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक था या प्रांतीय शासक था या ग्राम प्रशासक था या नगर प्रशासक था? स्थानिक। 32 का राइट आंसर बताएं आप। 32 का राइट आंसर बताएं आप। तो यहाँ पर बनेगा प्रांतीय प्रशासक। राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा प्रांतीय प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 33 लिखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मौर्य वंश के तत्काल बाद जिस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद मगध वंश पर किसने शासन किया था? सातवाहन वंश, शुंग वंश और नंद वंश और कौरव वंश। तो इसका राइट आंसर 33 का क्या बनेगा? 33 का राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा शुंग। क्या बनेगा? वो बनेगा राइट आंसर यहाँ पर शुंग बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो शुंग ने किया था तो ये राइट आंसर शुंग बना। अब आज के 33 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये देख रहे हो आप, निशाने पर निशाना है उसे हम तीर कहते हैं। तो आप लोग इस मतलब ऐसे समझिए कि जो 4 ऑप्शन होते हैं आप सही उसमें निशाना लगाने की कोशिश करें और एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से करें। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है तो इसीलिए वीडियो को अब इतना ही रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हो गए 33 इनको आप वापस से देखें क्वेश्चन और उनको हम दिखा दें जो स्टूडेंट कल एब्सेंट रहे थे। कल कौन कौन से मैंने क्वेश्चन लिए थे, ये तो आज के ही सारे क्वेश्चन हैं। कल देखो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए थे, कल सारे मैंने ये क्वेश्चन लिए थे जो लोग एब्सेंट रहे थे। और इसी प्रकार ये जो ऊपर के आप सभी क्वेश्चन देख रहे हो ये मैं सब क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ और इन्हीं क्वेश्चनों को आप लोग रिवाइज करो क्योंकि सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर आप ये कहोगे कि हमने परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आप जान लगा दीजिए या तो फिर जाने दो, दोनों में से एक काम करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों, थैंक यू फॉर वाचिंग ग्रोथ कंपटीशन। जय